Hi everyone, welcome once again to my channel. I am Chotu Ram Saini, MBBS first year student of MRMC Medical College, अम्बेडकर यूपी। तो नीट 2025 के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भरना भी स्टार्ट कर दिया होगा। बट अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, साइट में भी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैंने कल देखा था साइट पे, तो साइट थोड़ी हैंग हो रही है वो और चल नहीं रही। तो अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, तो काफी है, कर लेना। बट आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने बैठ रहे हैं, तो पहले डॉक्यूमेंट्स देख लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होंगे। अभी प्रॉब्लम चल रही है कि ये वाला डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग ही मैं ये वाला टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि क्या हमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, कौन सा नेसेसरी है, कौन सा नहीं है। ठीक है। और और दूसरी बात, जब भी आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने बैठ रहे हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास नहीं होंगे ना, तो फिर बाद में आप देखोगे कि मेरा ये वाला डॉक्यूमेंट ढूँढना पड़ेगा, फिर बाद में इधर टाइम वेस्ट होगा फालतू का। इसलिए जो भी मैं लिस्ट बना के लेकर आया हूँ, उनको अच्छे से ध्यान से सुनना पहले तो, ठीक है? और फिर उसके बाद जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताता हूँ, वो अरेंज कर लेना। आपके जो भी होंगे आपके पास, एक साथ कलेक्ट कर लेना, ठीक है? और फिर फॉर्म फिल करने के लिए बैठना। इससे आपका टाइम भी सेव होगा, इधर-उधर की फिर ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी, ठीक है? तो अब वन बाय डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। देखिए, फॉर्म फिल करते हैं तो उस समय रजिस्ट्रेशन होगा, तो वहाँ पे ईमेल आईडी माँगा जाएगा वहाँ। तो ईमेल आईडी आप खुद की बनाना। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है इस समय, तो आप जनरेट कर लेना नई ईमेल आईडी आपकी खुद की, ठीक है? और फ़ोन नंबर वही देना जो आपके जो चल रहे होंगे, चालू मोबाइल नंबर होंगे ना, वही मोबाइल नंबर वहाँ देने हैं। और उसमें 2 मोबाइल नंबर माँगे जाएँगे, एक मेन मोबाइल नंबर होगा, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर होगा। तो दोनों पे ही ओटीपी आएगा, दोनों पे वेरीफाई होता है ओटीपी का। तो जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर दो और जो मेन मोबाइल नंबर दो, वो आपके खुद के होने चाहिए, चालू मोबाइल नंबर होने चाहिए, बिकॉज़ ओटीपी वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे। अब आते हैं फोटोग्राफ्स की। तो देखिए, फोटोग्राफ्स के बारे में 2 तरह की फोटोग्राफ्स लगती है, एक तो पासपोर्ट साइज़ और एक पोस्ट कार्ड साइज़। तो देखिए, पोस्ट कार्ड साइज़ अगर आपको नहीं दिख पा रही होगी, तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, ऐसी होती है पोस्ट कार्ड साइज़ फोटो। मतलब ये नेट की फोटो है मेरी ये, जो मैंने खिंचवाई थी। तो आप देख पा रहे होंगे पोस्ट कार्ड साइज़ 4:6 की इसकी साइज़ होती है, 4/6 वाली साइज़ होती है। तो पोस्ट कार्ड साइज़ ये होती है और बाकी ये पासपोर्ट तो आप जानते होंगे, जो छोटी फोटो आती है, वो तो आप जानते होंगे। अब जब जो फ़ोटो आप ले रहे हैं ना, तो फ़ोटोग्राफ्स में जो एनटीएन है ना, अपनी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया है कि आपको फ़ोटोग्राफ जो फ़ोटो लेनी है, वो 1 जनवरी 2025 के बाद की होनी चाहिए वो फ़ोटो, ठीक है? मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, अभी रिसेंटली होनी चाहिए, 1 जनवरी 2025 के बाद की। यानी कि अगर मान लो आपके पास अभी जो फ़ोटो खिंचवाएँगे, तो वहाँ पे जो फ़ोटो देखिए, ये जो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, या फ़ोटो होती है, फ़ोटो में क्या होता है, अपना नाम होता है और डीओपी होती है, डेट ऑफ फ़ोटो। यानी जिस दिन आप फ़ोटो खिंचवाते हैं ना, उसकी वो डेट लिखी जाती है नीचे फ़ोटो के। अपनी फ़ोटो और फ़ोटो के नीचे नाम और डेट ऑफ डीओपी, डेट ऑफ फोटो, यानी जिस दिन फोटो खिंचाएंगे उस वाली फोटो, ठीक है? ऐसे होती है। अब देखिए, फोटोग्राफ्स जब आप खिंचाने जा रहे हैं, तो उसमें एटलीस्ट आपका 80% फेस तो कवर होना चाहिए, 80% फेस कवर होना चाहिए और अपनी जो ईयर है वो दिखने चाहिए। तो गर्ल्स के लिए स्पेसिफिक मैं कहना चाहूंगा, तो अपने जो हेयर है उनको बांध के ही फिर फोटो खिंचाना, ताकि वो पूरा फेस कवर हो जाए उससे। और साथ में जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड व्हाइट रखना उसमें, ठीक है? अगर आप मान लो आप जो अगर चश्मा पहनते हैं ना, तो चश्मा पहनते हैं तो चश्मा पहन के खिंचा सकते हैं। बट अगर आप मान लो चश्मा पहनते नहीं है और थोड़ा स्टाइलिश टाइप के जो गॉगल्स पहनते हैं ना, वो पहन के मत खिंचाना उससे, क्योंकि वो फोटो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे ही आप वहाँ पे स्कैन करेंगे, तो वो रिजेक्ट कर देगा एनटीए, ठीक? और विदाउट कैप होनी चाहिए, कैप लगा के नहीं खिंचवाना है, ठीक है? अब देखिए, जैसे मैंने फॉर्मेट बता ही दिया, फोटो होगी, फोटो में क्या होगा, नाम होगा अपना और डीओपी होगी, डेट ऑफ द फोटो होगी। और जो पासपोर्ट साइज फोटो है, वो आपको लेनी है 6 से 8, 6 से 8 फोटो तो आपके पास होनी चाहिए। बिकॉज़ वैसे तो जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे ना, तो वहाँ पे डिजिटल फॉर्म में होती है वो, मतलब वो स्कैन होती है वो। आपकी जो ऑफलाइन होती है ना फोटो, वो नहीं लगती वहाँ पे, ओनली वो स्कैन होती है या डिजिटल फॉर्म में वो वहाँ पे स्कैन होती है वो एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है? तो आपको 6 से 8 तक होनी चाहिए, बिकॉज़ ये फोटो बाद में काम आती है। जैसे आपके जब ये जाओगे तुम लोग एग्जाम देने जाओगे, तो जो एडमिट कार्ड आएगा, तो उसमें फोटो अटैच होती है वो, तो वहां पे जरूरत पड़ेगी, तो उस समय ये काम आ जाएंगी फोटो। ऐसे ही जो पोस्ट कार्ड फोटो है, वो भी आपको वैसे तो एनटीए ने बोला है कि 4 से 6 होनी चाहिए, पर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली उसकी। 2 फोटो आपके पास होनी जरूरी है, क्योंकि वो एडमिट कार्ड में होगी, लगेगी। और एप्लीकेशन फॉर्म में ओनली वो स्कैन होगी, ओनली बस। फिर बाद में स्कैन करके आपको जो फॉर्म फिल करने वाला है वो दे देगा। तो इनकी जो साइज है, साइज की रेंज बताई उन्होंने, 10 से 200 केबी में होनी चाहिए पासपोर्ट साइज की, और पोस्ट कार्ड साइज की होनी चाहिए 4:6 वाली, 4/6 में उसकी रेंज होनी चाहिए। बिकॉज ये रेंज इसलिए लिखी जाती है, क्योंकि वहां पे जब अटैच करोगे ना आप एप्लीकेशन फॉर्म में, तो इसी रेंज में होगी ना फोटो, तभी वो एक्सेप्ट होगी। बाकी वो फिर रिजेक्ट कर देगा अगर इस रेंज में नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक ये फोटोग्राफ्स तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी ये मेरी पिक देख सकते हैं कि ऐसी इस तरह से होती है। ये पोस्ट कार्ड फोटो है ये, 4/6 वाली, ठीक है? इस तरह से फॉर्मेट होता है ये। जैसे अगर मान लो आप रिसेंटली अगर फोटो खिंचा रहे हैं, तो अगर मान लो जिसके 11 11 फेब है, तो 11 फेब लिखेंगे, 12 फेब है, 12 फेब 2022, इस तरह से लिखा सकते हैं। अब आते हैं दूसरा जो डॉक्यूमेंट है, वैसे सिग्नेचर। तो देखिए, सिग्नेचर क्या है, जैसे आप सिग्नेचर करेंगे, तो मेरा सिग्नेचर दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो इस तरह से सिग्नेचर करेंगे ना आप, वो क्या होगा, जेपीजी मोड में करवाना है। जेपीजी मोड
एक साइज़ होती है, जो 10 केबी से 50 केबी में आप साइन करेंगे एक पेपर पे और पेपर पे साइन करके वो स्कैन हो जाता है उसमें और फिर वहाँ पर जब एप्लीकेशन फॉर्म में स्कैन करके डालेंगे ना, तो इसका जो फॉर्मेट है जेपीजी फॉर्मेट में होगा तभी वो एक्सेप्टेबल होगा, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देगा। अब आते हैं लेफ्ट जो थर्ड है, लेफ्ट राइट फिंगर और थंब इम्प्रेशन। तो क्या करना आप जैसे अब जो इंक पैड आता है ना, इंक पैड पे 10 की 10 अंगुलियों अंगुलियों को वहां से इंक लगा लेना और इंक लगा के व्हाइट पेज होता है उस पे 10 अंगुलियों को ऐसे लगा लेना, ठीक है? और फिर उसको स्कैन कर लेना, स्कैन हो जाएगा। या तो आप अगर मोबाइल से कर रहे हैं ना, तो मोबाइल से पिक खींच लेना, लेकर उसको जेपीजी फॉर्मेट में उसको कर लेना, साइज को कंप्राइज जैसे मैं कहूँ कि 10 केबी से 200 केबी के रेंज में उसको जेपीजी फॉर्मेट में बना लेना, ठीक है? तो शायद ये भी हो जाएगा, मतलब तुम्हारा ये काम भी हो जाएगा, ये भी आसान है। अब आती है जो डॉक्यूमेंट है, क्लास 10th मार्कशीट। क्लास 10th मार्कशीट की आपकी जो वो स्कैन होगी, 10th क्लास की मार्कशीट स्कैन होगी, 12th की स्कैन नहीं होगी। बट एक बार मैं दूसरी बता देता हूँ कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो वहाँ पे 10th के मार्क्स भी वहाँ पे जो डिटेल्स होती है 10th मार्कशीट की डिटेल्स वहाँ फिल होगी फॉर्म में और 12th क्लास की भी जो डिटेल्स है वो फिल होगी फॉर्म के अंदर। बट जो स्कैन होगी ओनली क्लास 10th की मार्कशीट होगी। अब देखिए, अब इसने इन्होंने दिया है कि जो पासिंग सर्टिफिकेट है, क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट और क्लास 10th की मार्कशीट है, तो दोनों वहाँ पे अटैच होगी, स्कैन होगी और फिर वो लगेगी और इसका फॉर्मेट है पीडीएफ में। अब यहाँ पे मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, देखिए, जो मार्कशीट होती है ना, बच्चे जानते नहीं होंगे कि पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है। तो जो बोर्ड्स होती है ना, जैसे कि मेरी बोर्ड है वो आरबीसी है। आरबीसी जो बोर्ड है राजस्थान बोर्ड की, उसमें क्या होता है कि जो मार्कशीट होती है, उसी में पासिंग सर्टिफिकेट दिया होता है बैक साइड के अंदर। ऐसे जैसे सीबीएसई भी होती है ना, तो आजकल क्या है कि सीबीएसई में भी उन्होंने ये कर दिया, जो मार्कशीट होती है उसके बैक साइड में ही उसकी पासिंग सर्टिफिकेट दे रखे हैं। तो उसकी पिक लेकर आप इसमें स्कैन कर लेना या उसको पिक लेकर उसकी फॉर्मेट में चेंज कर देना और वहाँ पे डाल देना एप्लीकेशन फॉर्म में, उसकी पीडीएफ, ठीक है? तो ऐसे हो जाएगा। बट कुछ बोर्ड ऐसे हैं, स्टेट बोर्ड या कुछ अदर बोर्ड है, उनमें क्या होता है कि जो क्लास 10th की मार्कशीट अलग दी जाती है और पासिंग सर्टिफिकेट अलग दिया जाता है। तो उन दोनों को स्कैन करना अलग-अलग, क्लास 10th की मार्कशीट के को स्कैन करके क्लास 10th वाले फॉर्मेट में डालना और पासिंग सर्टिफिकेट की पिक लेकर या उसको स्कैन करके उस वाले फॉर्मेट में डालना। तो ऐसे करना है आपको, ठीक है? आप अपनी मार्कशीट में देखना, दोनों साइड को देख लेना कि अगर उसके पास उसमें हैक नहीं है, ठीक है? ऐसे चेक करके फिर करना है ये काम। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस आपको देखना है कि आपकी मार्कशीट में हैक नहीं है, ठीक? अब आइए, अब देखिए, अब क्लास 10th का कुछ जो बच्चे हैं उनका जो रिजल्ट आता है वो सीजीपीए के फॉर्म में आता है, सीजीपीए। तो देखिए, जैसे आप क्लास 10th का जो वहाँ पे डिटेल फिल करेंगे ना और वहाँ पे जो परसेंटेज लिखेंगे सीजीपीए में, सीजीपीए के फॉर्म में लिखेंगे, तो तुरंत वहाँ पे जब अटैच करने जाओगे, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने जाओगे तो वहाँ पर माँगा जाएगा कि आप क्लास 10th का सीजीपीए कन्वर्जिंग सर्टिफिकेट लगाओ वहाँ पे। तो वो लगाना ज़रूरी है। अब देखिए, अब कुछ बच्चे होंगे जिनके पास ये नहीं होगा, सीजीपीए सर्टिफिकेट, कन्वर्जिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा और कुछ है जो जिनके पास होगा। अगर देखिए, पहले तो ये जो इश्यू करवाता है वो बोर्ड इश्यू करवाता है, तो आपकी स्कूल में होगा ये। अब बट अगर मान लो जो बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे होंगे या उनके स्कूल वाले मना कर दिए होंगे, तो वो क्या करें? तो पहली बात तो वो देखना आप, जो आपकी जो क्लास 10th की जो मार्कशीट है ना, उसमें क्या होगा, जो सीजीपीए कन्वर्जन का एक फॉर्मूला गिवन होगा। उस फॉर्मूले की पिक लेकर और इस रेंज में पीडीएफ फॉर्म में उसको चेंज कर लेना और वहाँ उसको लगा देना। तो वही आपका सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट माना जाएगा। ठीक है? मतलब आप अपनी मार्कशीट को देखना, वहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा होगा कि सीजीपीए को कन्वर्ट कैसे करें परसेंटेज के अंदर। तो उस तरह से वो वाला उसकी पिक लगा दोगे तो वही मान मान लिया जाएगा। ठीक है? ऐसे करोगे और अगर जिसके पास नहीं है ना, नहीं है तो क्या करना, आप मतलब जो आप जो फॉर्म फिल करो ना, तो जो सीजीपीए गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देना 9.5 से। तो फिर वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट होने के बाद वो जो अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो माँगेगा नहीं, वहाँ पे स्कैन के लिए नहीं माँगेगा, क्योंकि जो परसेंटेज के फॉर्म में अगर जिसका रिजल्ट है ना क्लास 10th का, उसके लिए ये कन्वर्जिंग सर्टिफिकेट नहीं माँग रहा है वहाँ पे। ठीक है? जैसे ही आप सबमिट करेंगे वहाँ पे, जैसे डिटेल फिल करेंगे परसेंटेज में, तो परसेंटेज फिल करते ही वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट नहीं माँगेगा जहाँ पर अटैच करना है अपने को। तो शायद ये भी कन्फर्म हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे ये डाउट भी आ रहा था कि क्या मतलब सीजीपीए में कैसे लाएँ, कहाँ से लाएँ सर्टिफिकेट वगैरह। तो मैंने सारी क्लियर कर दिया होगा और अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, गलती मत करना और घबराना नहीं है। अब आते हैं देखिए, वैलिड फोटो आईडी। अब वैलिड फोटो आईडी में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे हैं जो आधार कार्ड ही यूज़ करते हैं, सबके पास आधार कार्ड होता है आजकल तो, ठीक है? अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर आईडी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं और मतलब जो इलेक्शन कार्ड होता है ना, जो इलेक्शन देते हैं अपन, वो वोटर आईडी कार्ड। राशन कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी पासबुक जो बैंक की पासबुक होती है, उसमें आपकी फोटो होना ज़रूरी होती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। और दूसरी है कि कोई भी गवर्नमेंट से इश्यू जो भी कोई आईडी कार्ड है, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इवन आप क्लास 10 12th का एडमिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं वैलिड फोटो आईडी में। मैं कहूँगा कि आप आधार कार्ड यूज़ करना ज़्यादातर, क्योंकि सबके पास होता है आधार कार्ड। ठीक है? और ये इसके इसके आधार कार्ड जैसे आप फिल करेंगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाके आधार कार्ड को आपको स्कैन करके वहाँ सबमिट करना होता है। फॉर्मेट आ जाएगा वहाँ पे देखोगे तब। अब देखें,
अब आते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो इसकी रेंज दी है पीडीएफ फॉर्म में करना है 50 केबी से 300 केबी के फॉर्म में ही इसको कैटेगरी सर्टिफिकेट वहाँ लगेगा। जैसे ही आप कैटेगरी अपनी लगाएँगे तो वहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट माँगेगा। बट अब देखिए जो जनरल बच्चे हैं ना, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं माँगेगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट। ठीक है? अब जो बच्चे हैं जनरल ईडब्ल्यूएस वाले, जनरल ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी एनसीएल वाले, नॉन क्रीमी लेयर वाले, ओबीसी के में भी अलग-अलग होते हैं। जैसे नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, वो कैटेगरी में आते हैं और जो क्रीमी क्रीमी लेयर लेयर वाले होते हैं, वो उनके लिए वो सर्टिफिकेट नहीं माँगा जाएगा। और आते हैं फिर एससी और एसटी के लिए, ठीक है? इनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब मैं बताता हूँ, देखिए सुनो इसको। देखिए, जो जनरल ओबीसी के, अगर मान लो जिन बच्चों के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत पुराना है, क्योंकि इन जो बच्चे होते हैं ना जनरल ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी वाले, इनके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी ओनली 1 ईयर के लिए होती है। तो 1 ईयर के बाद वो क्या हो जाता है, अनवैलिड हो जाता है। अगर मान लो अब क्या है कि तुम्हें जरूरत पड़ रही है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप कहाँ से लेकर आएंगे? तो इसके लिए क्या करना है, आपका जो पुराना वाला जो सर्टिफिकेट है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो उसको ही वहाँ लगा देना है एप्लीकेशन फॉर्म में, वो रिजेक्ट नहीं माना जाएगा। बट जब आपकी काउंसलिंग होगी ना, उस समय आपको नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर हर साल बाद रिन्यू होता है उसका। ये जो सर्टिफिकेट होते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी एनसीएल वाले का, ठीक है? तो अभी तो आपका काम चल जाएगा, जो भी पुराना सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं। बट अगर जिसके पास नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो वो देखिए, फॉर्म जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो नेसेसरी तो है। तो आप क्या करना, अभी अभी आप अप्लाई कर दो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट को, तो उसके लिए आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, और रिसिप्ट मिलेगी तो उस रिसिप्ट को आप वो पिक लेकर या उसको स्कैन करके वहाँ पे अटैच कर सकते हैं, तो वो मतलब काम हो जाएगा अपना, वो रिजेक्ट नहीं मानी जाएगी, ठीक है? तो ऐसे करना। जो एससी एसटी वाले हैं, उनके लिए जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है वो लाइफ टाइम होता है, तो उसके लिए रिन्यू करवाना नहीं है। अगर आपके पास पहले वाला जो पड़ा है हुआ है कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो वो अटैच कर सकते हैं, क्योंकि वो रिजेक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो लाइफ टाइम तक वैलिड होता है एससी एसटी वालों के लिए, ठीक है? तो आई थिंक मुझे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो ये काउंसलिंग करवाएँगे ना आप जिस समय, अब ये तो काउंसलिंग की बातें हैं, तो वो काउंसलिंग की बातें बातें क बाद में करेंगे, क्योंकि काउंसलिंग 2 तरीके से होती है। एक स्टेट काउंसलिंग होती है, एक ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग होती है। तो जो ईडब्ल्यूएस जनरल ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी वाले जो बच्चे होते हैं ना, तो उनका जो स्टेट काउंसलिंग होती है ना, तो वो स्टेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है। तो उसमें वो ओबीसी का वाला बच्चा ओबीसी वाला ही माना जाता है। लेकिन अगर जब सेंटर की काउंसलिंग होती है ना, तो ओबीसी वाला जो बच्चा होता है ना, वो जनरल में कंसीडर किया जाता है। तो वो काउंसलिंग की बातें हैं ये, ठीक है? तो उसमें 2 अलग-अलग काउंसलिंग होती है, तो 2 सर्टिफिकेट बनते हैं, एक स्टेट वाला और एक सेंटर वाला। लेकिन आपके पास अभी जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं, अगर आपके पास सेंटर वाला है, तो सेंटर वाला भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ओबीसी वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो ओबीसी का जो स्टेट वाला है, वो है, तो वो भी लगा सकते हैं। इसमें वो रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, यानी जो फिजिकल हैंडिकैप्ड होते हैं, तो अगर वो वहाँ पे चूज़ करेंगे ऑप्शन को, तो ये सर्टिफिकेट माँगेगा, सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में। तो अगर ये सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, पीडीएफ फॉर्म में आप लगा सकते हैं, 50 केबी से 300 केबी की फॉर्मेट में, ठीक है? तो पीडब्ल्यूबीडी वाला सर्टिफिकेट ये हो गया। एक है सिटीजन सर्टिफिकेट, तो ये ज़्यादा नेसेसरी है नहीं वैसे, माँग नहीं रहा वैसे वहाँ पे सिटीजन सर्टिफिकेट, ठीक है? अब आते हैं एड्रेस वाले पे, जो लास्ट अपना जो है, तो एड्रेस प्रूफ में देखिए, एक होता है प्रेजेंट वाला जो आप कहीं रह रहे हैं, और ठीक है, और एक परमानेंट होता है। जैसे मैं कहूँगा, अभी देखिए, अगर मान लो कोई एक बच्चा है जयपुर का है और वो तैयारी करने चला गया कि कोटा के अंदर, तो उसका प्रेजेंट जो एड्रेस हो गया वो कोटा वाला हो गया, और परमानेंट कौन सा है, जयपुर वाला है। तो जैसे वो फॉर्म करेगा ना, फिल करेगा, क्योंकि अपने को क्या है कि ऑप्शन भरना पड़ता है कि कि मैं सेंटर कहाँ-कहाँ लूँगा। जैसे मान लो प्रेजेंट में बच्चा कोटा में रह रहा है, तो कहेगा मैं कोटा में लेना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो उसको लगाना पड़ेगा प्रेजेंट वाला, कि कोटा में कहाँ रह रहा है। अब उसका उसमें वो क्या करेगा, स्कैन होगा, ठीक है? स्कैन होगा तो अब वो कहाँ से लेकर आएगा, तो देखिए, आपके जो जिस कोचिंग में भी आप रह रहे हैं ना, तो उस कोचिंग का जो आईडी कार्ड होगा, तो उसकी फ़ोटो लगा सकते हैं, या आप जो हॉस्टल होता है, हॉस्टल की कुछ रिसिप्ट वगैरह होती है, तो वहाँ पर उसकी पिक लेकर भी अगर आप लगा देंगे, तो वो प्रेजेंट का एड्रेस मान लिया जाएगा, ठीक है? तो ऐसे कर सकते हैं। और जो बच्चे अगर मान लो दूसरी जगह है, वो परमानेंट नहीं लगाना चाहते, अपना जो परमानेंट वाला लगाना चाहते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है ना, वो अटैच हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है? अगर मान लो कोई किसी को समझ नहीं आ रहा है कि मैं प्रेजेंट वाला लगाऊँ, परमानेंट लगाऊँ, तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वही लगा देना है, ठीक है? इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये हो जाएगा। अब इसमें आपको ज़्यादातर तो यही माना कि डोमिसाइल वाला सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है? आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे आपके। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है ना इसमें, तो मुझे पूछ सकते हैं वैसे। इंस्टाग्राम पे भी मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मुझे मैसेज कर देना, तो मैं वहाँ बता दूँगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आपको फॉर्म फिल करने में आ रही है। बट अभी क्या है कि साइट थोड़ा इधर-उधर हैंग हो रही है, कभी चल नहीं रही, कभी या कुछ रिजेक्ट कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, क्योंकि अभी क्या है कि एक साथ बच्चे फिल करते हैं ना फॉर्म, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो देखिए, अभी आप है ना जल्दबाज़ी मत करना कि हम मुझे पहले भर देता हूँ फॉर्म। आपको पता भी होगा, जो टाई टाई ब्रेकिंग जो रूल होता है ना, उसमें है ना, जो एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे रैंक आपकी ज़्यादा नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि आप पहले फिल कर देंगे ना फॉर्म, तो आपकी रैंक पहले आ जाएगी। ऐसा वो अब की बार हट गया है, वो पिछले लास्ट ईयर था टाई ब्रेकिंग रूल में। तो ये सब चीज़ें हट गई है, तो ज़्यादा मतलब जल्दी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पहले प्रोसीजर को अच्छे से समझ लो, साइट भी थोड़ी सही हो जाएगी, तो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी।
तो यही डॉक्यूमेंट लिस्ट है। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन करते रहना। ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब नहीं होना है। फॉर्म फिल कर देना, 1 दिन के अंदर हो जाएगा फॉर्म फिल, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3-4 घंटे में हो जाएगा। आप खुद से भी कर सकते हैं या साइबर कैफ़े में जाके भी करवा सकते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है? बाकी आप जितनी जो पढ़ाई बताना आपकी कैसी चल रही है इस समय? क्योंकि अभी 2 मंथ बचे हुए हैं, तो कैसे क्या प्रिपरेशन चल रही है? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताना, उसके लिए मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा। बाकी अगर कैसा कंटेंट लगा मुझे बताना, ठीक है? और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नीट एग्ज़ाम और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, ये मेरी इच्छा है और मेरे विश भी है आपके लिए। ठीक है? बाय-बाय।